नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है, पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में डाल्टन ने क्या कहा है। प्रोफेसर डाल्टन ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जो कि उसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जिस पर यह कानूनी रूप से लगाया गया है, तथा अप्रत्यक्ष कर वह होता है जो उस व्यक्ति द्वारा अदा नहीं किया जाता है जिस पर कि यह कानूनी रूप से लगाया जाता है, बल्कि परस्पर हुए किसी समझौते के अधीन आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि प्रोफेसर डाल्टन ने क्या कहा है कि प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स वह है जो उसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जिस पर कि यह कानूनी रूप से लगाया गया है। और अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर जो उस व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जिस पर कि यह लगाया गया है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि उस कर को वो किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल देगा, पूर्णतः या आंशिकतः दूसरे व्यक्ति पर वो टाल देगा। तो इस प्रकार हम लोग पा रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर जो है, प्रत्यक्ष कर का भार को किसी दूसरे पर टाला नहीं जा सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो है, अप्रत्यक्ष कर का जो भार है उसे किसी दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है। यहाँ हम लोग एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि कर का एक प्रारंभिक भार होता है। जब सरकार कर लगाती है तो वो किस पर उसका बोझ पड़ता है। कर का प्रारंभिक भार यानी कि प्रारंभिक बोझ जिस पर पड़ता है या जिस पर कर लगाया जाता है उस पर कराघात होता है। जिस पर सरकार कर लगाती है उस पर कराघात होता है। फिर अगर वो कर का भार को किसी और व्यक्ति पर टाल देता है, उसका विवर्तन कर लेता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल देना यानी कि वो अपने भार को किसी दूसरे पर शिफ्ट कर देता है और उसका बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है, तो बोलेंगे कि उस पर करापात हुआ, यानी कि कर का भार उठाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कराभार, कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होगा, यानी कि एक ही व्यक्ति पर सरकार कर लगाएगी, जिस पर कर लगा रही है उसी पर कराघात होगा और उस कर का प्रारंभिक भार भी उसी व्यक्ति पर पड़ रहा है और वही व्यक्ति उस कर का भुगतान भी करेगा, तो वो कर पात नहीं कर पाएगा, किसी और को शिफ्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि कर का अंतिम भार भी वो खुद ही वहन करेगा। तो इस प्रकार का कर को हम लोग प्रत्यक्ष कर कहेंगे, डाल्टन का ये कहना है। और अगर कराघात एक व्यक्ति पर होता है यानी कि कर का जो प्रारंभिक भार है वो खुद उठा लेता है, लेकिन उसके अंतिम भार को वो किसी दूसरे व्यक्ति पर टालने में सफल हो जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है, यानी कि करापात वो किसी दूसरे व्यक्ति पर कर देता है, तो वो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में कराघात एक व्यक्ति पर होता है लेकिन करापात दूसरे व्यक्ति पर होता है, यानी कि जिस पर कर लगाया जाता है वो एक व्यक्ति होता है और कर का अंतिम भार जो उठाता है वो कोई दूसरा व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष कर है उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष कर को टाला जा सकता है। इस संदर्भ में डाल्टन ने कहा है कि जैसे आयकर, संपत्ति कर ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं और सीमा शुल्क, उत्पादन कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि डाल्टन ने किस तरह से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताया है। आगे हम लोग देखेंगे कि जे.एस. मिल का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार की मंशा यह होती है कि कर का बोझ वही व्यक्ति उठाएगा
जो कि उसको कानूनी रूप से अदा करता है, तो ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाएगा। किंतु सरकार जब किसी व्यक्ति पर इस इरादे से कर लगाती है कि वह उसका भार अन्य व्यक्ति पर टाल देगा, तो ऐसा कर परोक्ष कर यानी कि अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो यहाँ जे.एस. मिल का क्या कहना है कि सरकार यह मंशा के साथ या यह उम्मीद के साथ कर लगाती है कि जिस व्यक्ति पर कानूनी रूप से कर लगाया जा रहा है, कर का बोझ जिस व्यक्ति पर डाला जा रहा है और वह कानूनी रूप से लीगली खुद ही उसको अदा करता है, तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। लेकिन अगर सरकार ये सोच के किसी व्यक्ति पर कर लगाती है कि अभी ये पे कर देगा, कर का भुगतान कर देगा, लेकिन बाद में अपने इस भार को किसी दूसरे व्यक्ति पर टालने में वो सफल हो जाएगा, अन्य लोगों पर टाल देगा, तो इस तरह का कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सरकार जब ये सोच के लगाती है कर कि ये अप्रत्यक्ष कर है और अभी तुरंत ये पे कर देगा, लेकिन इसका अंतिम भार ये दूसरों पर टाल देगा, स्थानांतरण कर देगा, ऐसा सोच के कर लगाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो सकता है कि बाद में कर का स्थानांतरण दूसरे लोगों तक ना हो पाए, दूसरे पर न टाला जा सके, तो फिर एक ही व्यक्ति को उस कर का बोझ को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि जे.एस. मिल के अनुसार कि सरकार जो इच्छा से या जो मंशा से कर लगाती है वो हमेशा सही नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में जो अंतर स्थापित किया है वो सरकार की इच्छा के आधार पर किया है कि जब कर लगाती है सरकार तो किस इच्छा से, किस मंशा से कर लगाती है, उस हिसाब से हम लोग उन कर को प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में बांट सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चल के देखते हैं कि हार्टले ने क्या कहा है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में। उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के बीच भेद तात्कालिक बाह्यता पर आधारित होना चाहिए, अंतिम बाह्यता पर नहीं। इन्होंने कहा है कि हम लोग बाह्यता के आधार पर यानी कि जो बोझ जो उठा रहा है कर का, उसके आधार पर हम लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर करेंगे। हम लोग को ये देखना है, हार्टले विदर्स कहते हैं कि ये देखना है कि अगर कर का तात्कालिक भार किस पर पड़ रहा है और उसका अंतिम भार किस पर पड़ रहा है। अगर तात्कालिक भार भी एक ही व्यक्ति पर पड़ रहा है जिस पर कि वह लगाया गया है और अंतिम भार भी उसी पर पड़ रहा है, तो वो प्रत्यक्ष कर होगा। लेकिन अगर तात्कालिक भार पड़ रहा है लेकिन अंतिम भार नहीं पड़ रहा है, तो वो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने तात्कालिक भार के आधार पर कर में अंतर स्पष्ट किया है। तो उनका कहना है कि कानूनी तौर पर जो भी कर लगाया जाता है और जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता है, जिनका शिफ्टिंग नहीं किया जा सकता है, वो सारे प्रत्यक्ष कर कहलाएंगे। लेकिन अगर कानूनी तौर पर ही कर लगाया जाता है और उसका शिफ्टिंग किया जा सकता है, तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। जैसे व्यावसायिक प्रतियोगिता के आधार पर जो भी कर लगाए जाते हैं वो सारे कर अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वेस्टेबिल का क्या कहना है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में। वेस्टेबिल क्या कहते हैं? उनका कहना है कि प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो किसी स्थायी और बार बार उत्पन्न होने वाले अवसरों तथा विशिष्ट घटनाओं के समय लगाए जाते हैं। ये इनका कहना है कि जो बार बार स्थायी रूप से बार बार जो अवसर उत्पन्न होते रहेंगे, कुछ विशिष्ट घटनाएं होंगी, तो उन पर जो कर लगाया जाता है वो प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, ये उनका कहना है। और जो बार बार नहीं होता है वो अप्रत्यक्ष कर माना जाएगा। लेकिन अभी देखिए, अभी जैसा मृत्यु कर है वर्तमान में, उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन मृत्यु तो लोगों की बार बार नहीं होती है। तो वेस्टेबल के हिसाब से देखें तो मृत्यु कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर डी मार्को क्या कहते हैं। प्रोफेसर डी मार्को के अनुसार हम लोग देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति की आय का मूल्यांकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो उस पर लगने वाले कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाएगा, परंतु यदि उसकी आय का मूल्यांकन परोक्ष रूप से उस समय किया जाता है जबकि वह उसे खर्च करता है, तब उस पर लगने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर कहा जाएगा। देखिए, यहाँ पर
डी मार्को क्या कहते हैं? प्रोफेसर डी मार्को का कहना है कि जब किसी की आय का मूल्यांकन हम लोग डायरेक्ट करते हैं, कितना इसको आय प्राप्त है, और उस पर हम लोग कर लगाते हैं, तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसकी आय का मूल्यांकन अप्रत्यक्ष रूप से करें, अप्रत्यक्ष रूप दैट मीन्स उसका परचेजिंग कैपेसिटी से, खरीदने की क्षमता से, या हम बोलेंगे कि उसके व्यय से, वो अपनी आय को कहाँ कहाँ व्यय कर रहा है, तो उस आधार पर अगर हम लोग उसका आय का मूल्यांकन करें तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो जैसे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, तो वो उसका आय हो गया। अगर हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि वो 100 रुपया कमाता है, प्रत्यक्ष मूल्यांकन करेंगे तो वो 100 रुपया उसका इनकम हुआ और उस पर डायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्टली बात करें कि व्यक्ति 100 रुपया खर्च करता है, वस्तु सामान को वो खरीदता है, खर्च करने की ओर से देखें, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग उसका इनकम को देख रहे हैं और उस समय जो कर लगाएंगे वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। लेकिन दोनों तो एक दूसरे के पूरक ही हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रोफेसर सिराज ने क्या कहा है। प्रोफेसर सिराज ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो कि एकदम लोगों की संपत्ति तथा आय पर लगाए जाते हैं, तथा वे जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे राज्य को अदा किए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष कर क्या है? एकदम जो लोगों की आय और संपत्ति पर लगाया जाता है और सीधे राज्य को अदा किया जाता है, तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। लेकिन अगर कोई कर है जो सीधे राज्य को अदा नहीं किया जाता है, या लोगों की आय और संपत्ति पर लगता है लेकिन सीधे राज्य को अदा नहीं किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि व्यक्तियों का उपभोग का कैपेसिटी से, वस्तुओं को खरीदने से हम लोग उसके आय और संपत्ति की ओर बढ़ेंगे और उस पर कर लगाएंगे, तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर सिराज ने क्या कहा है, आय कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर, इसको उन्होंने प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा है। और जो दूसरे कर हैं जैसे सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, इनको उन्होंने अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा है। तो हम लोगों ने कई अर्थशास्त्रियों के परिभाषाओं के बारे में बात की और हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। वर्तमान में यही माना जाता है, साधारणतः यही माना जाता है कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान वह व्यक्ति करे जिसका करभार और करादान, यानी कि कराघात और कराभार एक ही व्यक्ति पर पड़ रहा है, एक ही व्यक्ति पर कराघात भी हो रहा है और करापात भी वही व्यक्ति पर हो रहा है। वो एक ही व्यक्ति है जो इस भार को उठा रहा है, तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। और अगर इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।